बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप बच्चों ने ये सोचा है कि हमारे पास जब फ़ारेनहाइट स्केल है और सेल्सियस स्केल है तो थर्मोडायनामिक स्केल को बनाने की क्या ज़रूरत है, यानी कि केल्विन स्केल को बनाने की क्या ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप इस लेक्चर में यही अंडरस्टैंड करेंगे कि थर्मोडायनामिक स्केल को क्यों डेवलप किया गया था और इसकी क्या वजह थी कि जब हमारे पास दो स्केल टेम्परेचर स्केल्स ऑलरेडी हैं तो तीसरे स्केल की क्या ज़रूरत, क्या लिमिटेशन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल की, और हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टेम्परेचर स्केल विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, ये टेम्परेचर स्केल इंडिपेंडेंट है किसके, नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस को, के द टेम्परेचर स्केल विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस दैट इज़ नोन एज द थर्मोडायनामिक स्केल एंड इट इज़ यूज टू मेजर द अननोन टेम्परेचर। ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे, और दूसरी बात यह है कि इसके ज़रिए आप अननोन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर का इस्तेमाल। अब आप ये जानते हैं कि मर्करी थर्मोमीटर यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है और उसमें दो तरह के स्केल्स होते हैं, एक सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। याद रखिए इस बात को कि सेल्सियस स्केल वहाँ पर एक लिमिटेड रीजन में मौजूद होता है थर्मामीटर पर, यानी कि सेल्सियस स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक मौजूद होगा, और जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो भी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 108 फ़ारेनहाइट तक मौजूद होगा थर्मोमीटर पर। ये एक लिमिटेड रीजन में होने की वजह यह है क्योंकि इसने थर्मोमीटर ने वर्क करना है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करना है इसका बेसिक पर्पस, तो उसको उसी रेंज में एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस है, इससे पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, और 42 डिग्री सेल्सियस से आगे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इसको इस रेंज में बनाया गया। और उसके अलावा फ़ारेनहाइट में देखें तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से पहले और 108 फ़ारेनहाइट के बाद तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस थी। कि अगर फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करें तो सेल्सियस स्केल में आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और 100 डिग्री सेल्सियस वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। लाइक क्या होगा इस टेम्परेचर में कि पानी बर्फ़ की शक्ल में मौजूद होगा और यहाँ पर वो भाप की शक्ल में मौजूद होगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट स्केल में, तो आप ये भी जानते हैं कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी बर्फ़ की शक्ल में, यानी कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है फ़ारेनहाइट में, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान में 180 डिग्रीज एग्जिस्ट करती हैं। आप इस बात को जानते हैं। हम ये रिलेशन जानते हैं प्रेशर ऑफ गैस में, आपने ये पढ़ा, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा किसी गैस का तो गैस मालिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। इसी तरह से आपने ये पढ़ा था कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे, यानी कि जब टेम्परेचर 0 वैल्यू पर पहुंचे, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी को भी 0 वैल्यू पर पहुंच जाना चाहिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर भी आप किसी सब्सटेंस को ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे कि मैं अगर पानी की एग्जांपल दूं तो वहाँ पर ये नहीं होगा आइस के जो मालिक्यूल्स हैं वो रेस्ट पर चले जाते हैं, ऐसे नहीं होता कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी उसके मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर, इवन के अगर एक सब्सटेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो ऐसा नहीं होगा उसके मालिक्यूल्स प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रहे होंगे, उस वक्त ही वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब है कि 0 जो सेल्सियस स्केल का है ना, ये आपको वो टेम्परेचर नहीं पता था जिस पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो ये भी एक वजह है इस स्केल को रिप्लेस करने की, सेल्सियस स्केल को, कि सेल्सियस स्केल का जो 0 है वो आपको ये नहीं बताता कि काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर उस टेम्परेचर पर 0 हो जाते हैं। आल्सो फ़ारेनहाइट पर भी देख लो, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है कम एक टेम्परेचर, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उस पर भी जाकर मालिक्यूल्स के जो मोशन है वो सीज हो जाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि गैस मालिक्यूल्स ना कोई प्रेशर एग्जर्ट करें ना उनकी काइनेटिक एनर्जी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हमने इस बात को ऑब्जर्व किया एब्सोल्यूट ज़ीरो पर ये बात बताई गई, और ये काफ़ी थ्योरीज ने इस बात को वेरीफाई किया कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पर जाके काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर जो मालिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो उस दौरान इस वजह से वहाँ पे गैस, क्योंकि गैस मालिक्यूल्स का जो मोशन है वो सीज हो जाता है वहाँ पर, इस वजह से वो 0 काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं, और उस वक्त जो गैस मालिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो भी 0, कि उस वक्त जो हमें टेम्परेचर स्केल जो सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इन दो रिलेशंस के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर और प्रेशर के रिलेशन के अकॉर्डिंग, वो केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल प्रोवाइड कर रहा है। देन इसके बाद आप स्टडी करेंगे ट्रिपल पॉइंट को, बोर्ड में कई दफ़ा ये डेफिनेशन आ चुकी है जी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और एमसीक्यू में भी इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि जिस पर
एक सब्सटेंस 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करे, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो और वो गैसियस फॉर्म में भी हो, उस टेम्परेचर को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। और उस टेम्परेचर पर एक ख़ास प्रेशर का होना भी ज़रूरी है। बात आप डेफिनेशन याद रख लें कि वो टेम्परेचर के जिस पर पानी सॉलिड, उसके अलावा लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करे, तो बेसिकली वो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहलाता है वो टेम्परेचर। यहाँ पे याद रखिएगा ट्रिपल पॉइंट पर होता ही है कि जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है उतना ही लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इस वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट इसको कहा जाता है। यानी कि ना सिर्फ वो तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, आइस, वाटर और वेपर्स, बल्कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि जो कन्वर्जन है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वो इक्वल है। लाइक जितना सॉलिड लिक्विड में जा रहा है उतना ही लिक्विड गैसियस स्टेट में जा रहा है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। अब याद रखें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है एक यूनिक टेम्परेचर है और उसकी जो वैल्यू है वो है 273.16 केल्विन। ये याद रखिएगा वैल्यू 273.16 केल्विन। सेल्सियस में याद रखेंगे तो 0.01 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ़ारेनहाइट में भी आप याद रख सकते हैं तो 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा जो प्रेशर होता है इस पॉइंट पर वो 4.58 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, बेसिकली ये उस पॉइंट पर हमारे पास प्रेशर होता है। देन इसके बाद आप डिफ़ाइन करेंगे जी 1 केल्विन कि जिस तरह से मैंने अभी ये लिखा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज़ बेसिकली 273.16 केल्विन। तो अगर आप वहाँ पर 1 केल्विन डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उस दौरान ये करेंगे कि केल्विन के साथ 1 वाला फैक्टर रहे और जो बाकी फैक्टर है वो अदर साइड पर जाके डिवाइड हो। जब ये फैक्टर उस तरफ डिवाइड होगा तो इन द रिज़ल्ट ये होगा कि आपके पास 1 केल्विन रह जाएगा, और 1 केल्विन इक्वल होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16, 1/273.16। तो इस टेम्परेचर पर जाके यानी कि अगर आप ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 नोट करें तो ये एक केल्विन के इक्वल होगा। एक हीट इंजन की मदद लेंगे, एक कार्नो साइकिल, क्योंकि हेल्प करेगा हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के लिए इस बात को ट्रिपल पॉइंट की। तो अगर मैं कहता हूँ एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T और जो Q हीट पोजेस कर रहा है, और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर है जो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे और जो Q ट्रिपल हीट पोजेस कर रहा है, और दरमियान में एक वर्किंग सब्सटेंस है जो कि Q हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, और जो हीट एक्सपेल कर रहा है वो Q ट्रिपल है, और उसकी कुछ अमाउंट जो है स्मॉल अमाउंट वो वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। बेसिकली उस जो Q हीट एब्जॉर्ब की उसमें से स्मॉल अमाउंट वर्क में कन्वर्ट की और बाकी जो थी वो एक्सपेल कर दी एट लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हमारे पास जो एफिशिएंसी का फार्मूला है उसको इस तरह से लिखा जाता है कि ईटा इक्वल्स 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस T2 ओवर T1। आप जानते हैं कि T2 जो है ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है और T1 जो है ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है। तो ये यहाँ पर मुझे रिप्लेस कर रहा है लो टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर का वो हमने ट्रिपल लिया है, और उसके अलावा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है उसको हमने T माना हुआ है, तो इसलिए हम इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हैं वहाँ पर। तो उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन आई। अगर मैं हीट की फॉर्म में लिखूँगा तो आप ये जानते हैं कि 1 माइनस Q2/Q1 फार्मूला है, और Q2 बेसिकली लो टेम्परेचर रिजर्वायर की हीट जो कि हमने Q ट्रिपल मानी हुई है, और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की हीट जो कि Q मानी है। आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, आप 1 को दोनों साइड से कैंसिल करेंगे, इक्वेशन बच जाएगी T ट्रिपल ओवर T इक्वल्स Q ट्रिपल ओवर Q। सो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर्स की रेशो है वो लो टेम्परेचर रिजर्वायर और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की हीट की रेशो के इक्वल है। इस बात को याद रखें। कार्नो साइकिल के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस T2/T1, 1 माइनस Q2/Q1 जो रेशो आ रही है लो टेम्परेचर रिजर्वायर और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की टेम्परेचर्स की, और जो उनके हीट्स की रेशो है, उनके टेम्परेचर्स की रेशो और उनके हीट्स की रेशो, याद रखिए ये दोनों इक्वल होते हैं, और ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स में भी। उसके बाद अगर आप अननोन टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं तो यही फार्मूला हमें हेल्प करता है। लाइक यहाँ पर इस जगह पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर आप इसका टेम्परेचर पुट कीजिए जो अभी आपने पढ़ा कि 273.16 केल्विन है। तो उस दौरान यहाँ पे Q जो कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की हीट, और नीचे Q ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो हमने उसकी हीट कंसिडर की हुई है।
जो हीट एक्सपेल कर रहा है वो, उसको हमने Q3 से लिख दिया। तो अगर आप तमाम पैरामीटर्स जानते हैं, यानी कि आप ये पता है कि हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में कितनी हीट ऐड हुई थी और लो टेम्परेचर रिजर्वायर से कितनी हीट एक्सपेल हुई है, तो उस दौरान आप यहाँ से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो बाय नोइंग द ऑल द पैरामीटर्स आप इस टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। आप इस फार्मूला को अंडरस्टैंड कीजिए। ये फार्मूला, इसमें कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करता हो, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस कैसा भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, हमारा कंसर्न उससे नहीं है, हम यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। दैट इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ द रिक्वायर्ड thermodynamic scale of temperature which is independent of nature of substance and hence can be used to find very low temperatures। तो आप इसको लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है जिससे हम बाउंड हों कि जैसे मरकरी में बाउंड है कि मरकरी के फ्रीजिंग पॉइंट से पहले और मरकरी के बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते। देन इसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, MDCAT 2014 से लिया गया एक MCQ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर द प्रेशर ऑफ गैस, ट्रिपल पॉइंट पर जो प्रेशर ऑफ गैस है पास्कल्स में बताया है 2680 पास्कल्स है, और अगर आप टेम्परेचर को चेंज करें तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाए 4870 पास्कल्स। तो ये बताइए कि उस वक्त टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि कितना टेम्परेचर अब इस टाइम पर है जो जब आपका जो प्रेशर है वो 4870 पास्कल का। तो आपके सामने ऑप्शन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर दिया गया, मैंने उसको T1 से लिखा, उस टाइम पर जो प्रेशर है मैंने उसको P1 से लिखा। उसके बाद जो हमें प्रेशर बताया गया है कि ये प्रेशर होगा और बताएं उस पर टेम्परेचर क्या है, तो आप ये जानते हैं, आपने ये चैप्टर में पढ़ा कि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनकी जो रेशियो है यानी कि P1/P2 दिस इज़ इक्वल टू T1/T2। आप देख रहे हैं यहाँ पे तीनों नॉन पैरामीटर्स हैं, ये प्रेशर पहले वाला ट्रिपल पॉइंट वाला, ये प्रेशर बाद वाला जो कि गिवन है, और ये टेम्परेचर वो कि जो कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का। और हम यहाँ से T2 को इजीली फाइंड कर लेंगे। तो जो फार्मूला बनेगा वो P2 और P1 मल्टीप्लाई बाई T1 है। यहाँ पे प्रेशर पुट कीजिए जो बाद वाला दिया गया, और ये ट्रिपल पॉइंट पर जो प्रेशर था वो और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को पुट कीजिए, और आपके पास आंसर आएगा जो क्या आएगा 496.38 केल्विन। अब अगर आप इसको MDCAT में सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है टी टेस्ट में, तो उसको आप एस्टिमेट ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा ये 268 जब कैंसिल होगा 273 से, तो आप ये जानते हैं कि आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। और जब भी किसी वैल्यू को, यानी कि ये 487 है, जब आप इसको 487 को ग्रेटर देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वक्त होगा ये कि आपके पास जो आंसर आएगा वो 487 से ज़्यादा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा आंसर, मैथमेटिकली हम जानते हैं इस बात को कि अगर ग्रेटर देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर उस एक्चुअल वैल्यू जिसको आपने मल्टीप्लाई किया ग्रेटर देन 1 वैल्यू से उससे ज़्यादा आता है, तो उस दौरान आंसर 487 से ज़्यादा आएगा। यानी कि हमारा आंसर इनमें से पॉसिबल ही नहीं है कि वो 438 आए और वो 0 आए। और उस दौरान हम इसको एस्टिमेट करके, क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो ग्रेटर देन 1 है, वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो उस दौरान उसका जो आंसर आएगा 487 के करीब करीब ही आएगा। तो 487 के करीब करीब केल्विन में देखें तो वो 496.38 बनता है। तो आप ऐसे एस्टिमेट भी कर सकते हैं इसमें। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।